नमस्कार दोस्तों। हर एक कलम आखिर तलवार कहाँ होती, काटे जो चट्टान को वो धार कहाँ होती। झूठों की कयादत में अब झूठ भी बिकता है, हर बात जो सच्ची है अखबार कहाँ होती। बिल्कुल सही है। आज सच्ची बातें ही अखबार में नहीं, सच्ची बातें ही मीडिया में नहीं है। झूठ परोसा जा रहा है, नफरत परोसी जा रही है और न जाने क्या क्या परोसा जा रहा है, जिससे देश, समाज के लोग, घर परिवार सब टूटते नजर आ रहे हैं। क्यों हो रहा है? क्योंकि इसे सत्ता का पोषण मिल रहा है, सत्ता की खाद पानी मिल रहा है, इसलिए ऐसा हो रहा है। और यही वजह है कि आज इंडिया गठबंधन ने बड़ी मशक्कत के बाद में एक पहल की है, शुरुआत की है। हालांकि वो अभी पूरी नहीं है, लेकिन उन्होंने कर दी है। आज से उन्होंने जो मीडिया के नफरती और झूठे 14 एंकर्स हैं, उनकी डिबेट्स में इंडिया गठबंधन के किसी भी दल के न जाने का फैसला सुना दिया है। और उनके इस फैसले के बाद भारतीय जनता पार्टी और उनके नेताओं में खलबली मच गई। हालात ये हैं कि झूठ और नफरत परोसने वाले एक एंकर के खिलाफ, एडिटर के खिलाफ जब कर्नाटक में एफआईआर दर्ज हो जाती है तो और वो अब डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। और इसीलिए आज नरेंद्र मोदी सरकार के सूचना प्रसारण मंत्री हैं अनुराग ठाकुर, वो कहते हैं अब तो इन्होंने पत्रकारों को भी बायकॉट भी करना शुरू कर दिया, मुकदमे भी दर्ज करने शुरू कर दिए। चाहे चेन्नई में देखो, चाहे बंगाल में देखो, छटपटाहट घबराहट में अब ये मुकदमे दर्ज कर रहे हैं कि देखो ऐसे हो गया। अब उनको दर्द हो रहा है, जब वो झूठ परोस रहे थे, नफरत परोस रहे थे और न जाने क्या क्या कर रहे थे, तब दर्द नहीं हो रहा था। जब वो समाज तोड़ने की बात करते थे, दंगे फैलवा देते थे, तब उनको दर्द नहीं होता था। उन्हें दर्द अब हो रहा है जब उन पर कार्रवाई शुरू हो गई है, उनका बायकॉट शुरू हो गया है। और अभी तो इंडिया गठबंधन ने किया है, अब जनता करेगी और जनता सड़क पर करेगी। और जब जनता करेगी तो कोई बचाने वाला नहीं आएगा, क्योंकि जनता ही आपको इस कुर्सी पर बैठाती है और वही फैसले आखिर में करती है। तो अब यह समझ लीजिए कि कैसे फैसले होने हैं। तो आज एक बड़ी सफलता है, राहुल गांधी ने जो बात कही थी इंडिया गठबंधन की मुंबई बैठक में, वो आज पूरी होती दिखाई दे रही है। और उनके जो भी उन्होंने बातें सुझाई थी, चाहे सीट शेयरिंग को लेकर हो, चाहे इन नफरती लोगों का बायकॉट करने की हो और बहुत सारी चीजें, वो सब होने लगी। और उनके होने से प्रधानमंत्री भी बौखला गए और प्रधानमंत्री की बौखलाहट आज हमें भोपाल में देखने को मिली। कुछ ऐसे दल भी हैं जो देश को, समाज को विभाजित करने में जुटे हैं। इन्होंने मिलकर के एक इंडी अलायंस बनाया है। इस इंडी अलायंस को कुछ लोग गठबंडिया गठबंधन भी कहते हैं। इनका नेता तय नहीं है, नेतृत्व पर भ्रम है, लेकिन इन्होंने पिछले दिनों जो मुंबई में उनकी मीटिंग हुई थी, मुझे लगता है उस मीटिंग में उन्होंने आगे एक गठबंडिया गठबंधन कैसे काम करेगा उसकी नीति और रणनीति बना दी है। उन्होंने अपना एक हिडन एजेंडा भी तय कर लिया है। और ये नीति रणनीति क्या है? ये इंडी अलायंस की नीति है
एक घमंडिया गठबंधन की नीति है भारत की संस्कृति पर हमला करने की। हम भोपाल पर चर्चा करें उसके पहले बात करते हैं हमारे प्रधानमंत्री किस तरीके से पिपासु हैं और उनकी इस पिपासना की स्थिति क्या है। वो जब 2002 में गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो वहां पर वो लाशों पर जश्न मना रहे थे और गुजरात में दंगे हो रहे थे, फसाद हो रहे थे, लोग मारे जा रहे थे, हजारों लोग मार दिए और उस पर उनकी राजनीतिक विषाद खड़ी हो रही थी। कमोबेश इसी तरीके से उन्होंने 2019 में किया। पुलवामा में हमारे सैनिक मारे गए और सैनिकों के शहादत पर आंसू बहाने के बजाय वो उस पर वोट मांग रहे थे, वो सैनिकों के शौर्य पर वोट मांग रहे थे, वो तथाकथित सर्जिकल स्ट्राइक के नाम पर वोट मांग रहे थे और न जाने किन किन चीजों। तो सैनिकों को भी बेचते हैं जो देश की सीमा का रक्षा का जज्बा लेकर घर से निकलते हैं, बलिदान देने के लिए निकलते हैं, लेकिन वो सोचते हैं कि हम अपनी ड्यूटी पूरी करके यदि आएंगे तो एक अच्छा जीवन जिएंगे, लेकिन उनके जीवन को छीनने का काम करते हैं। यही कारण है कि शांति काल में पहली बार इतिहास में इतने सैनिक नहीं मारे गए जितने सिर्फ नरेंद्र मोदी के शासनकाल में मार दिए। 13 फरवरी 2019 को हमारे जहाज डिमांड करने पर जहाज से ना ले जाकर रोड के रास्ते ले जाया गया और 40 हमारे साथी शहीद हुए। सैनिकों की शहादत हुई थी। 250 किलो आरडीएक्स पुलवामा में घूम रहा था। हमारे साथी, हम लोग सब इस बात के गवाह हैं कि आरडीएक्स वहां पे थोड़ा सा भी कहीं इधर से उधर हो जाता है तो सेना चौकन्नी हो जाती है। और 250 किलो आरडीएक्स किस तरह से उस समय पर वहां पर घूम रहा था, तो ये उस समय के गवर्नर सत्यपाल मलिक जी ने इस बात का खुलासा किया था। और इस समय पर आप मेरे बाएं हाथ पर देख सकते हैं, मोदी जी उस दिन भी अपना महिमा मंडन कर रहे थे। मोदी जी उस दिन एक डॉक्यूमेंट्री की रिकॉर्डिंग कर रहे थे, शूटिंग कर रहे थे। हमारे सैनिक वहां पर शहादत देते रहे, उनका खून बहता रहा, लेकिन मोदी जी की शूटिंग नहीं रुकी। क्या यह सही है? देश का सैनिक अपने देश के लिए अपना खून बहा रहा है और हमारे देश के प्रधानमंत्री संवेदनशीलता दिखाने की बजाय अपनी बेरुखी की हदें पार करते हुए अपनी महिमा मंडन करते रहे। और बावजूद इसके जब पुलवामा हो रहा था, हमारे सैनिक शहीद हो रहे थे, उनको ट्रांसपोर्ट नहीं मिल पा रहा था जो रिक्वायर्ड था, तब हमारे प्रधानमंत्री अय्यासी के साथ वहां पर अपनी शूटिंग करा रहे थे, अपने को हीरो बनवा रहे थे। और उसके बाद देखिए, अब जब कल हमारे 5 सैनिक, 3 अफसर और 2 जवान मारे गए, उसके बाद मणिपुर में इसी तरीके से मारे और उनकी शहादत पर 2 आंसू बहाने के बजाय, क्योंकि बार बार मोदी रोते हैं इसलिए मैं आंसू की बात कर रहा हूं, ऐसे प्रधानमंत्री को रोना नहीं चाहिए, बहादुर होना चाहिए। लेकिन तब वो जश्न मना रहे थे और मनवा रहे थे, मना नहीं रहे थे, मनवा रहे थे। Thank you.
अपनी पार्टी से किस बात के लिए कि G20 का सम्मेलन बड़ा सफल हो गया। कितने लोग आए थे? 10 राष्ट्राध्यक्ष और शासनाध्यक्ष। जबकि श्रीमती इंदिरा गांधी ने 1983 में जब किया था और वो अध्यक्ष थी, तब 100 से अधिक शासनाध्यक्ष और राष्ट्राध्यक्ष आए और उसके अलावा 140 देशों ने शिरकत की थी। यहां पे कितनों ने की? G20। हंसी आती है। और उन्होंने किसी को बंद नहीं किया था, आपने तो दिल्ली को बंद कर दिया। आपने 3 दिन कैद, आपने भ्रष्टाचार भी उसमें कर लिया। भारत मंडपम बनाने के लिए बगैर किसी टेंडर के ठेका दिया गया और उसके बाद में 2700 करोड़ की जो लूट हुई, उसका नतीजा यह हुआ, उन्हीं अतिथियों के सामने साबित हो गया कि कैसे उसमें एक छोटी सी बारिश में पूरा भर गया। शर्म से डूब मरना चाहिए। और उसके बाद जो 990 करोड़ रुपया पूरे आयोजन पर खर्च होना था, उसकी बजाय 4100 करोड़ रुपया आपने खर्च कर दिया। क्यों? क्योंकि आपका प्रचार पर सब पैसा खर्च हो गया, आपकी अय्यासी पर खर्च हो गया, और उसके बाद आप जश्न मना रहे हैं। इसीलिए टेलीग्राफ ने लिखा। क्यों? किस कारण से? क्या आप सेलिब्रेट कर रहे हैं? असल में आप शर्मनाक स्थिति कर रहे हैं, और वही आपने किया है। आप लाशों पर नाच रहे थे, अपने ऊपर फूल बरसवा रहे थे। यह है आपका सपना। ताली बजवा रहे थे जब वहां किसी का बाप रो रहा था, बिलख रहा था, किसी की मां रो रही थी, किसी की बहन पत्नी बिलख रही थी, और आप खुशियां। और आज भी आपने उस पर दर्द व्यक्त करने के बजाय पहुंच गए भोपाल और वहां पर अपना यशोगान करवा। और फिर वहां क्या करते हैं? आप भी वही नफरती एंकरों की तरह, झूठे एंकरों की तरह वहां झूठ परोसते हैं। आप सनातन धर्म के नाम का एक ढोंग करते हैं। ये घमंडिया गठबंधन, ये इंडी अलायंस उस सनातन संस्कारों को, परंपरा को समाप्त करने का संकल्प लेकर के आए हैं। सनातन धर्म है क्या आपको पता नहीं। आप आरोप लगाते हैं कि इंडिया गठबंधन सनातन धर्म को खत्म कर रहा है और न जाने क्या क्या, जबकि सत्यता यह है कि सनातन धर्म का आपको पता ही नहीं है। और सनातन धर्म है क्या? क्या है नहीं पता है। असल में कोई सनातन धर्म है ही नहीं। धर्म का नाम है वैदिक धर्म, जहां से वेदों की रचना के साथ में जो एक संकलित होता है और शुरू होता है। क्योंकि वो बताता है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। वो बताता है कि किस तरीके से कोई मूर्ति, कोई मंदिर, कोई पत्थर भगवान नहीं होता है। ईश्वर अदृश्य है, वो निराकार है, वो एक ओंकार है। और आप का जो ये बनाया हुआ धर्म है और जिस तरीके से उसे गढ़ा गया है कालांतर में लगातार अपनी शासन सत्ता के लिए, मनु संहिता और दूसरे तमाम ग्रंथों के जरिए, वह है आपका धर्म। और उसके बूते आप नफरत फैलाते हैं, उसके बूते आप समाज में असमानता फैलाते हैं, उसके बूते आप न जाने क्या क्या हत्याएं करते हैं, मानव की हत्या करते हैं। जबकि वेद कहता है कि मानव की रक्षा करना, उसकी सुरक्षा करना धर्म, उसके जीवन को बचाना धर्म। तो उल्टा आप काम करते हैं और आप कहते हैं सनातन धर्म। सनातन धर्म तो आपके कारण खत्म है।
किसी और के कारण। तो यह स्थिति है। तो आप कभी झूठ बोलते हैं धर्म के नाम पे जिसका आपको एबीसीडी नहीं पता। आप कभी इंडिया और भारत को लड़ाते हैं जबकि आपको उसकी एबीसीडी नहीं पता। और आप जिस तरीके से बोलते हैं, आपके मात्र संगठन आरएसएस के लोग बोलते हैं जिनको एबीसीडी नहीं पता कि जब यीशु मसीह भी नहीं हुए थे, अंग्रेज नाम की कोई चीज नहीं थी, ब्रिटेन नहीं था, उस समय इंडिया नाम था भारत। भारत बाद में आया है, इंडिया पहले आया, क्योंकि इंडस वैली से पैदा हुआ। जब इंडस वैली की बात होती है तब कोई भारत नाम का वो नहीं था। भारत के नाम का जिक्र आता है विष्णु पुराण से, जो यीशु के पैदा होने के 100 साल बाद, और इंडस नाम यीशु के पैदा होने के 400 साल पहले आता। तो यह सबूत है इस बात का। चलिए छोड़िए, मैं आपको एक चीज बताता हूं कि आपने जिस तरीके से नफरत पनपाई है उसका असर समाज में हो रहा है, देश में हो रहा है। मणिपुर जल रहा है, दूसरे नूह में आपने आग लगवाई और न जाने कहां। जम्मू कश्मीर में आए दिन आप कुछ ना कुछ कराते रहते हैं जिससे कि आपका वोट बैंक, भ्रष्टाचार आपके समय में है और तमाम सारी चीजें। इसके बावजूद आप इस तरह से करते हैं। तो आपकी नफरत की राजनीति है, और उस नफरत की राजनीति में ये एंकर जिस तरीके से भूमिका अदा करते हैं वो खतरनाक है देश के लिए। इसीलिए इन पर इंडिया गठबंधन ने बायकॉट करने का फैसला किया। निश्चित रूप से देर से लिया गया है फैसला, लेकिन अच्छा फैसला है। एफआईआर दर्ज की गई सुधीर चौधरी पर, वो बहुत अच्छा फैसला है। और ऐसे ही हर नफरती व्यक्ति पर, बांटने वाले व्यक्ति पर, तोड़ने वाले व्यक्ति पर एफआईआर होनी चाहिए, झूठे पर होनी चाहिए। ये बेहद जरूरी। आपको देश की चिंता नहीं, आपको अपनी चिंता है, उसके लिए आपका। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी जहां पर भी जाते हैं देश की बात करते हैं, देश को जोड़ने की बात करते हैं, देश की मूल संस्कृति की बात करते हैं। वो बताते हैं कि कैसे इस देश का मूल चरित्र क्या है, लेकिन वो यह भी बताते हैं कैसे दो विचारधाराएं हैं, एक गांधी की विचारधारा, एक गोडसे की विचारधारा। और गांधी की विचारधारा का आज एक बड़ा उदाहरण देखने को मिला। यूएन के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने फिलिस्तीन के मुद्दे पर यह कहा कि हमें गांधी के विचारों को लाना होगा, शांति स्थापित करने हो। यानी गोडसे की स्थिति क्या है। लेकिन आपको तो गोडसे प्यारा है। जब दुनिया भर के तमाम राष्ट्राध्यक्ष और शासनाध्यक्ष आते हैं तो कहां जाते हैं? वो जाते हैं गांधी जी की समाधि पर, राजघाट, उन्हें फूल अर्पित करते हैं, उन्हें नमन करते हैं। लेकिन गोडसे को नहीं करते हैं क्योंकि गोडसे इस योग्य नहीं है। लेकिन आपके लोग गोडसे को पूछते हैं। यही राहुल गांधी सचेत करते हैं कि गोडसे की जो आपकी विचारधारा है वो देश को बर्बाद करने वाली है। इसे समझना होगा और देश के लोगों को समझना होगा। ये कभी आपको धर्म के नाम पे लड़ाएंगे, कभी जात के नाम पे लड़ाएंगे, कभी किसी और वाद के नाम पे लड़ाएंगे, कभी खुद को राष्ट्रवादी बताएंगे, दूसरों को जाने क्या बताएंगे। हमें देश बचाना है तो हमें सच को पहचानना होगा, सच के साथ खड़ा होना होगा। ये हमारी महती जिम्मेदारी है और ये हमें ही निभानी है, आपको निभानी है, हर सच्चे पत्रकार को निभानी है। और मैं तो निभाऊंगा। आप हमारा साथ देंगे या नहीं देंगे ये फैसला आपका है। जय हिंद।